तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास मैंने बताया था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का हमें प्रूविंग करनी थी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या था, तो उसकी प्रूविंग यानी जो आपने 9th में क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ था उसकी प्रूविंग आज हम लोग यहाँ पर करने वाले थे। यही करना था हमें। तो हम लोग पहले थर्ड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से मोमेंटम की जो डेरिवेशन है वो प्रूव करने वाले हैं बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, डेरिवेट करेंगे किसका लॉ, किस कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को डेरिवेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। पता ही है सबको, अगर दो बॉडी है, मान लीजिए कुछ ऐसी है कंडीशन की, एक बॉडी ए है, ये बी है, और ये बॉडी ए है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। इसका वेलोसिटी u2 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। u1 वेलोसिटी से बॉडी ए और बी u2 वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो u1 है वो u2 से बड़ा है। अगर u1 जो है वो u2 से बड़ा है तो कुछ समय बाद जाहिर सी बात है क्या कंडीशन आएगी, कोलिजन की कंडीशन आएगी। कुछ समय बाद क्या होगा, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और टकराने के बाद फिर से दोनों मान लीजिए उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चल दिए। किस वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 के साथ। ये बॉडी a है, ये बॉडी b है। मान लेते हैं कि बॉडी a का मास जो है वो m1 है और बॉडी b का मास जो है वो m2 है। सही बात है, कोई दिक्कत? तो तीन कंडीशन है, ये है बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, और ये डायग्राम है आपका आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन की तीन कंडीशन हो जाएगी। आप बिफोर कोलिजन की कंडीशन क्या है कि दोनों बॉडी m1 और m2 मास की दो बॉडीज हैं, ये u1 और u2 वेलोसिटी से चल रही हैं। कुछ समय बाद ये दोनों बॉडी आपस में टकरा जाती हैं, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हो जाती है, बट मास तो वही रहेगा, मास तो कंजर्व रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब यहाँ पर टकराएंगे तो क्या होगा, ए वाली बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी और बी वाली बॉडी ए पर फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ बी ए। ये चीज तो समझ में आ गई होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा टी से, कोई दिक्कत होगी? डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल गया हमें पता है? ये डेल्टा टी से दोनों साइड जब मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। यानी चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी बी, क्योंकि बी पर फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स बी पर लग रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यही तो होता है ना। तो इस पर बॉडी बी का मोमेंटम चेंज हुआ और यहां पर क्या चेंज हो रहा है, बॉडी ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, और यहां पर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए। बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ बताइए? बी का मास पहले m2 था, वेलोसिटी u2 था, बाद में वेलोसिटी v2 हो गया और मास तो m2 ही रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m2 v2 माइनस m1 m2 u2 होगा। बताइए। उसी तरीके से ए के मोमेंटम में कितना चेंज होगा, m1 v1 माइनस m2 m1 u1, यही होगा। और बाहर क्या लगेगा, माइनस का साइन। तो अगर सॉल्व करें इसको तो m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1, तो गलत लिख दिया क्या, यहाँ पर u1 होगा। ठीक। अब देखिए ये माइनस वाला टर्म इधर है, ये माइनस जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस टर्म इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। देखिए
ये m1u1 जो था, m1u1 का मतलब पहली बॉडी का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और m2u2 का मतलब पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम। इधर क्या लिखा है, v1 का मतलब, m1v1 का मतलब पहली बॉडी का यानी बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम, और m2v2 का मतलब दूसरी बॉडी यानी बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम। तो आपने ये देखा इस फॉर्मूले में कि दोनों बॉडीज के टोटल मोमेंटम किससे, कोलिजन से पहले, और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद ये क्या होता है, बराबर होता है। इट मींस मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, और यही तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसी को तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं ना। तो ये हो गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, या आप कह सकते हो डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया। रुके ही हैं बेटा। अब तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगेगा। दट पागल, नहीं तो स्क्रीनशॉट लिया करो, बाद में लिखा करो बैठ के आराम से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, पता है किसी को? कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? हम्म अगर मल्टीपल फोर्स, बहुत सारे फोर्स सिर्फ एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, तो वो फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्स कहलाते हैं। अगर बहुत सारे फोर्स, दो दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं, तो उन फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्स कहा जाता है। अब ये कॉन्करेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे? अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या कंडीशन होगी, ये हमें फाइंड करना है। यानी हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कॉन्करेंट फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दो नहीं तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक ये है, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यानी इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है। आपका कहना है कि F3 इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। सही बात है। तो इस डायरेक्शन में क्यों लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी प्रूविंग देखते हैं। मान लीजिए ये कॉन्करेंट फोर्स है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। F1 F2 F3 जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या अप्लाई हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, थोड़ा देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि F1 है, ये F2 है भाई। तो F3 जो होगा उसका अपोजिट, F3 का अपोजिट किस डायरेक्शन में होगा? F3 का अपोजिट कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ। ये -F3 होगा कि नहीं होगा, बताइए। -F3 होगा। और अगर हम इसके पैरेलल F2 के पैरेलल यहां से F2 अगर ड्रॉ कर लें, अगर मान लो ये लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन हमने ड्रॉ की है, तो क्या हम इसको F2 लिख सकते हैं? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है, तो ये F2 है तो ये भी F2 होगा।
अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, होता है ऐसा, सही है। अच्छा, देखने पर क्या दिख रहा है आपको? देखने पर क्या दिख रहा है कि ये जो, जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर बताया था, एडिशन वेक्टर का ट्रायंगल लॉ पढ़े थे ना हम लोग। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर ये ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, तो ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा वो कैसे दिखाया जाएगा? ये इस तरह से सम मिलेगा। तो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है क्या? ये साइड आई F1 इस डायरेक्शन में, F2 यहीं से जहां से F1 खत्म हुआ F2 वहीं से स्टार्ट हुआ है, ये बन गया। और जो माइनस F3 है वो कहां से स्टार्ट हुआ? F1 से स्टार्ट हुआ, जहां पे F1 का इनिशियल पॉइंट था, और F2 पर एंड हुआ। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या कि F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू माइनस F3 लिख सकते हैं। अगर हम माइनस F3 को इधर ले आए तो क्या मिलेगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू क्या? यानी अगर हम वेक्टर कंडीशन पर बात करें तो वेक्टर सम में, यानी अगर किसी पॉइंट पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, तो सभी फोर्सेस, जितने भी फोर्स उस पॉइंट पर एक्ट कर रहे होंगे, उन फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होता है। उन फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस की ये प्रॉपर्टी है। कॉन्करेंट फोर्स की ये क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कॉन्करेंट फोर्स की ये प्रॉपर्टीज तो मिल गई, तो लेमीज थ्योरम कहां से आ जाएगी? क्या हो जाएगा? लेमीज थ्योरम। एक लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, हालांकि उन्होंने ही बनाया, वेक्टर से क्या बना दिया? लेमीज थ्योरम बना दी। देखो कैसे उन्होंने लेमीज थ्योरम को प्रूफ किया और किस तरह से लेमीज थ्योरम उन्होंने समझाया था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है F1, ये फोर्स एक्ट कर रहा है F2, और ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है F3, F1, F2 और F3। F1 और F2 के बीच का एंगल अल्फा है। अगर F2 और F3 के बीच का एंगल बीटा है और F1 और F3 के बीच का एंगल गामा है, तो कुछ इस तरीके से कंडीशन उन्होंने बताई। क्लियर? बता रहे हैं ना, लेमिस थ्योरम में भी प्रूव ही करने हैं भाई, पहुंचते हैं बताते हैं लेमिस थ्योरम कहां पर क्या होती है। लेमिस ने ये बताया कि अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, तीन फोर्स अगर कॉन्करेंट कंडीशन पर हैं, उन्होंने तीन के लिए बताया, बस तीन के लिए अप्लाई होता भी है ये। तीन से ज्यादा चार पे जाओगे तो फिर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम देखिए क्या कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, अगर तीन फोर्सेस कॉन्करेंट हैं तो इस कंडीशन पर क्या हम इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? इसको लेकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। तो देखो, नहीं बन पाएगा, बनाने की कोशिश करते हैं, बनेगा कैसे नहीं? जब बनेगा तो नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, F3 ड्रॉ करते हैं, ये हो गया F1 हमारा। F3 कुछ ऐसे है, F3 ऐसे है कि नहीं बताओ? ऐसे बन रहा है F3, और F2 कहाँ है? इस डायरेक्शन में। तो F2 अगर हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दें, देखो ट्रायंगल बन गया, बन गया ना। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दो, ऐसे सबको आगे की तरफ बढ़ा दो, आगे की तरफ बढ़ना है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये बढ़ा है। अब देखो एंगल का, ये F1 है और ये F3 है। F1 और F3 के बीच का एंगल कितना है? गामा। फिर ये F2 है और ये F3 है। F3 और F2 के बीच का एंगल कितना है? F3 और F2 के बीच का एंगल बीटा है। और F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? अल्फा है। तो ये ट्रायंगल बना। अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर,
कहाँ पे काम? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। अब सही है। तो यहां से ये एंगल कितना मिलेगा बेटा, ये एंगल, गुड, ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। इसी तरीके से ये एंगल 180 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैथमेटिक्स वाले पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़े होंगे साइन रूल, अगर ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने पढ़ा हुआ है तो अभी 11th क्लास की, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली आप लोगों ने? 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सर ने साइन रूल बताया, साइन रूल कॉस रूल बताया, साइन रूल और कॉस रूल बताया होगा। तो उन्होंने बताया होगा कि अगर हम बात करते हैं a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c होता है, ये बताया होगा सर ने, इसकी प्रूविंग भी कराई होगी। हाँ, तो अच्छे बच्चे की तरह आप लोग इसको फॉलो कर लेंगे, अब बहुत आसान हो जाएगा, लेमिस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो देखिए ये F1 है, F1 के सामने ये एंगल है, F1 के सामने एंगल ये है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, F1 अपॉन साइन पाई माइनस, या 180 माइनस 180 को हम पाई लिख सकते हैं ना, पाई माइनस बीटा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन, F2 ये था, हाँ, ये ए बी सी ये साइड है, और ए बी सी ये एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल, साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो अगर ये F1 है तो F1 साइड है, F1 के अपोजिट एंगल है 180 माइनस बीटा, तो 180 को हमने पाई लिख दिया, पाई माइनस बीटा लिख दिया। अब F2 ले रहे हैं तो F2 के सामने एंगल कौन सा है, 180 माइनस गामा, तो हम लिखेंगे साइन 180 माइनस गामा, और उसके बाद F3 लिखेंगे, F3 के अपोजिट में कौन है, तो F3 ये है, F3 के अपोजिट में है साइन माइनस 180 माइनस अल्फा, तो साइन पाई माइनस अल्फा। अब बताओ साइन पाई माइनस बीटा क्या होता है? हाँ, तो ये हो जाएगा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन अल्फा। तो लेमीज थ्योरम की हेल्प से अगर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, किसी पॉइंट पर कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो हम उनके फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ बेटा। नहीं बेटा, अगर देखो F1 के सामने एंगल कौन सा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने यहाँ पर जो माना था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, जैसा फिगर बनेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, वहां पर गामा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ये फिर डिपेंड कर, अगर मैंने यहाँ पर अल्फा की जगह पर F1 के अपोजिट में यहाँ अल्फा लिया होता, तो फिर फॉर्मूले में यहाँ अल्फा आ जाता, है ना। मैंने वो कंसीडर ऐसे कर लिया जिस वजह से वो आगे पीछे हो गया है, बस। समझ में आया? तो इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको फोर्सेस दिए रहेंगे, एंगल्स, अगर बाय चांस आपको सिर्फ एंगल दिया हुआ है तो आप एंगल की सिर्फ और सिर्फ तीनों एंगल की हेल्प से तीनों F1 F2 F3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मे भी समझ में आ गया होगा इतनी सारी चीजें। चलिए, हाँ बेटा, कॉन्करेंट फोर्सेस, हाँ नोट्स दिया है मैंने, शायद इस चैप्टर की नोट्स नहीं दी क्या अभी? मिल जाएगी, लिखा हुआ है, नोट्स लिखी हुई है मेरी, ये रखी हुई है नोट्स इसकी, मिल जाएगी आज शाम तक अब बेटा याद नहीं है पेजेस कितने हैं, क्योंकि काफी दिन हो गया लिखे हुए, पिछले साल लिखे थे जब पिछले साल बच्चों के लिए लिखे थे तो। ओ माय गॉड,
ऐसा इसने बोला ना, आयुषी ने बोला अभी। तो नहीं बेटा, टिक करना होता, देखो नोट्स, नोट्स होता क्या है बेटा, कम से कम नोट्स से मैं लिखने का प्रॉफिट बता रहा हूँ, कम से कम आप एक बार पढ़ते हो उसको, आपको ये पता रहता है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं। नोट्स प्रिंट कराने से आप उसको पढ़ोगे नहीं, मुझे भी पता है। आप उसको पलट के पढ़ोगे नहीं। बेटा मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इस चीज को, मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं भी इसी स्टेज से गुजरा हूँ। ठीक है, 11th और 12th मैंने भी पढ़ रखी है बेटा। तो समस्या ये है कि आप लोग उसको रीड नहीं करोगे, उसको पढ़ोगे नहीं, इसलिए नोट्स देने का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्री हो गए, सर ने दे दिया नोट्स, हम फोटोकॉपी करा लेते हैं फुर्सत। उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट आपके लिए है कि जब आप एक बार लिखोगे, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या है, कि वो लिखना नहीं चाहते। सबसे बड़ी कमी है बच्चों के अंदर। और ना लिखने की वजह से, क्योंकि आजकल सारी चीजें उनको पीडीएफ फॉर्म में है, सारी चीजें मोबाइल में मिल जाती हैं। अगर कुछ पढ़ना भी होता है तो वो लिखना नहीं चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, गूगल पे गए, सीधे सीधे टाइप किए, आ गया भैया, उसके बारे में जानकारी ले ली, काम खत्म। इससे उनका ज्ञान जो है वो सीमित हो रहा है, सीमित समय के लिए स्टोर रहता है बस। लिखने से बहुत प्रॉफिट है बेटा, लिखना स्टार्ट करो। जितना लिखोगे उतनी ज्यादा टाइम तक के लिए वो आपको याद हो पाएगा। कभी कोशिश करके देखना, एक डेरिवेशन आप लिख करके और एक डेरिवेशन आप पढ़ करके, 10 दिन बाद उसी डेरिवेशन को लगाने की कोशिश करना बिना देखे। आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि लिखने वाले डेरिवेशन में और जो हमने सिर्फ पढ़ा था, बिना लिखे पढ़ा था, सिर्फ उसको समझा था देख करके, उसमें क्या डिफरेंस था, और जो आपने लिख करके एक दो बार लिखा होगा उसको सॉल्व करके वही डेरिवेशन आप देखना। आपको 10 दिन बाद देखना ये चीज, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि सर वाकई में सही कह रहे थे। ये रियलिटी है बेटा। फिजिक्स में रिवीजन करने का सिर्फ एक तरीका है बेटा, थ्योरीज इसकी पढ़ो, थ्योरीज पढ़ने का है, और डेरिवेशन आपको लगाना पड़ेगा। डेरिवेशन अगर आप नहीं लगाओगे तो आप पढ़ भी लेते हो, मान लो आपको डेरिवेशन समझ में भी आ जाता है, फिर भी जब आप डेरिवेशन लगाना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, ये कंफर्म है। इसलिए डेरिवेशंस को जब तक लगाओगे नहीं तब तक ये रिवीजन नहीं हो पाएगा इसका। डेरिवेशन को समझने का, याद करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप उसको लगाओ, डेरिवेशन लगाना पड़ेगा। फिजिक्स अगर पढ़नी है, फिजिक्स में कुछ कमांड बनानी है, तो कुछ चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे थियरीज आपको याद करनी पड़ेंगी, थियरीज आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझ करके याद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिना समझे याद करना है, रटना नहीं है। हमें समझना है, समझने के साथ साथ उसे याद भी रखना है। समझना अलग चीज है, याद रखना अलग चीज है बेटा। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं हमें समझ में तो आ जाती हैं, बट हम कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। तो याद भी रखना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉपी पे लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आप सोच लो कि डेरिवेशन हम पढ़ करके उसको समझ लेंगे, समझ करके याद रख पाएंगे, तो इन फ्यूचर जब आप डेरिवेशन, वही डेरिवेशन आप खुद से लगाने बैठोगे तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो जरूरी यह है कि आप डेरिवेशंस को लगाइए। ठीक है हिमांशी बेटा, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, और डेरिवेशंस को लगाना स्टार्ट करो। डेरिवेशंस लगाओ, डेरिवेशंस लगाने ही पड़ेंगे। थियोरीज रटो, थियोरीज ठीक है, समझ लो, रट लो, याद कर सकते हो, बट डेरिवेशन आप याद नहीं कर सकते। डेरिवेशन को आपको समझना पड़ेगा और लिख करके समझना पड़ेगा। हमने भी मेहनत की है शायद। हाँ मैंने दिया था, वेक्टर की नोट्स मैंने सेंड किया था। ठीक है, मिल जाएंगे आपको, वेक्टर की नोट्स मिल जाएगी, और मे भी इस चैप्टर की नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा आज। तो चलिए अगला टॉपिक, नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे लिख गया है, देख रहे होंगे आप, फ्रिक्शन।
अब इसके बारे में समझाना ही समझाना है। अभी अभी कुछ लिखाएंगे नहीं, आज कुछ केवल समझाना है, लेक्चर देना है। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है पता ही है, कई लोगों को पता भी होगा। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन करते करते वो बॉडी रुक जाती है, या कोई बॉडी अगर रेस्ट पर रखी हुई है, कहीं पर अगर बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है तो आप ट्रक को पुश करते हो तो स्टार्टिंग में अगर हल्का सा फोर्स लगाओगे तो कुछ उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसके मोशन को स्टार्ट करने के लिए। उसके मोशन को स्टार्ट करने के लिए जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उसका फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फैक्टर, या फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। और ये ध्यान रखिएगा कि मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। एंड फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स वेयर? कहां पे वर्क करता है फ्रिक्शन? जहां मोशन दोनों सरफेस के कांटेक्ट पर, जहां पर दोनों सरफेस का कांटेक्ट हो रहा होगा, वहां पर फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे अगर मैं ये बात करूं और ये इसके ऊपर इसको मैंने रख दिया, तो इसका फ्रिक्शन कहां पर वर्क कर रहा होगा? यहां पर वर्क करेगा। ये जो लाइन दिख रही है आपको, जहां पर ये हाथ का और जो डस्टर का कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर वो वर्क करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के वर्क करने की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स अप्लाई करेंगे या डेरिवेशंस लगाएंगे तो वहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको और फ्रिक्शन की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। कई जगह पर जरूरत पड़ जाती है, तो फिर आपको वहां पर पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन वर्क कहाँ पे करता है। ठीक है। तो फ्रिक्शन, अब बात करें फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, बता सकता है कोई? फ्रिक्शन तो कई सारे टाइप्स के होते हैं। अगर हम लिमिटिंग तो एक टॉपिक हो गया, एक पॉइंट हो गया, वो टाइप नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन टाइप नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस ही है उसका। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मेनली फ्रिक्शन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। वैसे फ्रिक्शन के अगर पार्ट्स देखें तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट मेनली दो पार्ट्स में फ्रिक्शन को बांटा गया है, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब कोई बॉडी मोशन में आने से पहले जो फ्रिक्शन अप्लाई करती है। जैसे मैंने कहा, किसी ट्रक को अगर आपको पुश करना है तो आपको पुश करने से पहले जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और पुश करने के बाद में जो फ्रिक्शन, यानी मोशन करते हुए, मोशन करने के दौरान जो फोर्स लगता है, वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को मोशन में लाना चाहते हो तो उस समय आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और एक बार बॉडी अगर मोशन में आ गई तो आप हल्का सा फोर्स भी लगाओगे तब भी वो बॉडी स्मूथली मूव करती रहेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। तो मे बी फ्रिक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन आसान भी है, फ्रिक्शन आप जानते भी हो, फ्रिक्शन के बारे में फैमिलियर भी हो, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन आप जानते नहीं हो। ठीक है ना? तो इतनी सारी चीजें फ्रिक्शन में है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डेरिवेशंस भी हैं फ्रिक्शन के अंदर। तो फ्रिक्शंस के बारे में डीपली और फ्रिक्शन के बारे में और अंदर के बारे में जानने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, यानी नेक्स्ट क्लास।